अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर सॉल्व किया गया है उसमें दो प्रैक्टिकल्स हैं और उनमें एक है एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट और दूसरा है हमारे पास आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल या अर्शिमिदस प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम डेंसिटी मालूम करते हैं। तो बेसिकली ये उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर ये दोनों यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए गए हैं। अब हम इस पेपर को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। कहते हैं कि आप इस ऑपरेटर्स को देखें और प्रोवाइडेड स्पेसेस पर ही आप आंसर्स दें। ये यहाँ पर हमें टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, एस डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, फिर टी स्केयर है और उसके बाद एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। देखें ये हमारे पास एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर एक बॉल है जिसको रोल करवाया जाता है इंक्लाइंड एंगल के साथ, ठीक है। तो उस पर ये जो जितने डिस्टेंस से इसको रोल करवाएंगे तो वो डिस्टेंस एस के साथ शो किया हुआ है, ठीक है। जो टाइम कंज्यूम होगा वो टी के साथ है, ठीक है, वो टाइम नोट किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये इस तरह मूव करती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर 200 सेंटीमीटर से बॉल को हम रोल करवाएं उस पर एंगल आयरन पर या इसको रैंप भी कहते हैं, रैंप पर, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ 4 सेकेंड। तो टी का स्केयर करेंगे, टी पावर 2 मतलब टी स्केयर, तो 16 बन गया। कहते हैं कि आप एक्सेलरेशन भी बताएं। तो ये जो एंड वाला सेल था वो खाली रखा हुआ था, लिखा हुआ था फिल द एम्प्टी कॉलम्स और सेल्स इन द टेबल, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला खुद से आना चाहिए, ठीक है, कि इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है 2s डिवाइडेड बाई टी स्केयर, ए इज इक्वल टू 2s बाई टी स्केयर, ओके। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर, क्योंकि हम डिस्टेंस किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में, इसलिए तो ये भी साथ मेंशन करना है कि यूनिट कौन सा है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा हमारे पास 25, वैल्यूज़ को पुट करें, 2s बाई टी स्केयर करें तो 25 आ जाएगा। इसी तरह आप नीचे वाले सेल को आप खुद ही फिल कर सकेंगे कि 3 का स्केयर कितना होता है, टी स्केयर अगर लिखेंगे तो वो 9 होगा, और फिर 2s बाई टी स्केयर फार्मूला लगा के यहाँ पर भी आप एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज द लेंथ ऑफ रैम्प अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन। कहते हैं कि लेंथ जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है जब बॉल नीचे रोल कर रही हो। A longer iron or ramp provides more extended distance to accelerate it, as a result its final velocity increases, acceleration also increases, ठीक है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही, अगर हम उसको एंगल इंक्रीज़ करते हैं तो उतना ही वो ज़्यादा उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं हाउ डज द एक्सेलरेशन इज अफेक्टेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी ऑन एंगल आयरन और रैंप। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी पर भी क्या डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। तो देखा जाए तो जब आप बॉल को उसके ऊपर छोड़ेंगे, यानी कि उसके ऊपर प्लेस करेंगे जिस भी पॉइंट से, जितना भी लेंथी हो या जितना भी स्मॉलर रैंप हो, ठीक है, तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी रेस्ट ही उसकी वेलोसिटी ज़ीरो ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी पर इस केस में डिपेंड नहीं करता, नो नॉट इन दिस केस, ठीक है। एट व्हाट एंगल ऑफ रैंप एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बिकम्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। कहते हैं कि किस एंगल पर रैंप को हम कितना एंगल दें, ठीक है, कितना उसको इंक्लाइंड करें कि उस बॉल का एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाए। तो जब आप उस एंगल आयरन को 90 डिग्री पर लेके आएंगे, पहले आप थोड़ा थोड़ा आप रेजअप कर रहे हैं ना, और एक वक्त ऐसा है कि आप उसमें 90 डिग्री कर दें। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो बॉल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी ही फॉल करेगी, जी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो इसलिए एट 90 डिग्री बॉल विल फॉल अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओके। हाउ डज द फ्रिक्शन एंड एंगल अफेक्ट्स द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। कहते हैं कि फ्रिक्शन और एंड एंगल किस तरह एक्सेलरेशन ऑफ बॉल को अफेक्ट करेंगे। तो ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रिक्शन एक्सेलरेशन इज डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज होने से फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज होने से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। जबकि अगर हम एंगल आयरन में या इस रैंप केस में देखें तो अगर हम एंगल को रेज करें तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। जितना आप एंगल रेज करते हैं उतना बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन इंक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं वी एफ माइनस वी आई बाई टी स्केयर जनरल फार्मूला जो आप, ठीक है, इस लिहाज से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2s एंड टी स्केयर। 2s और टी स्केयर में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है, इनवर्स है, या कोई रिलेशन नहीं। तो ऊपर फार्मूले को देखें, 2s डिवाइडेड बाई टी स्केयर, तो टी स्केयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2s इज इक्वल टू टी स्केयर बन जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट दूसरा स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली बहुत समझने वाला है ये। कहते हैं फॉलो द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर को देखें और क्वेश्चंस के आंसर्स दें। जी आप डायग्राम पहले गौर से देख लें, ठीक है। इसमें देखें तो हमें ऊपर केजी लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ दूसरी साइड पर भी, राइट साइड पर भी स्केल के अंदर केजी ही लिखा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किस चीज़ की मेजरमेंट शो करवा रहा है, ये बैलेंस मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स का यूनिट केजी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कहते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। एयर में ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। इस केस में देखें तो ये जो वेट अटैच्ड है, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट फिगर में जो वेट अटैच्ड है उसमें जो नीडल है स्केल की वो 5 पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये 5 न्यूटन तो नहीं है, हम इसको 5 न्यूटन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्केल तो केजी में बता रहा है वैल्यू, जिसके ऊपर क्लियरली लिखा है। अगर ये वेट होता तो इसके ऊपर न्यूटन लिखा हुआ होता, ठीक है, न्यूटन मैंशनड होता, तो फिर हम कहते हैं कि ये वेट की मेजरमेंट शो करा रहा है। लेकिन इस पर तो केजी लिखा है, तो केजी का मतलब है कि ये मैथ की मेजरमेंट यहाँ पर शो करवा रहा है। हमने वेट यहाँ पर खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैथ कितना है यहाँ पर 5 kg, तो हमने मैथ 5 kg लिखा। अब वेट देखें तो वेट इन एयर को हमने W1 से लिखा, W1 इज इक्वल टू mg, तो मैथ 5 और g की वैल्यू 10, तो 50 न्यूटन आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि अगर ये वेट होता, आप जो भी स्केल आपको अगर देंगे, मेंशन करेंगे, तो आप उसमें देखना कि वो यूनिट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा यूनिट मेंशन किया हुआ है। अगर तो स्प्रिंग बैलेंस होगा तो फिर अंडरस्टूड बात है कि वो न्यूटन ही उसमें होगा। लेकिन अगर इस तरह का केस है तो फिर आपने यूनिट्स पर ध्यान देना है, ठीक है। कहते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। वाटर के अंदर इस राइट साइड पे देखें तो ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर अभी इमर्स कर दिया है। तो अब ज़ाहिर बात है जब वाटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे, डिप करेंगे, तो उस बॉडी का वेट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें मैस की वैल्यू शो हो रही है, जो कि 3 शो हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैस लिखते हैं 3 kg। हम वेट मालूम कर लेंगे, W2 इज इक्वल टू mg, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 30 न्यूटन। तो वेट पहले 50 न्यूटन था, बाद में कम हो गया, कितना हो गया, 30 न्यूटन। उसके बाद कहते हैं आप थ्रस्ट बताएं। तो अब थ्रस्ट हम जानते हैं वेट डिफरेंस होता है। वेट डिफरेंस कौन सा, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। तो W1 हमारे पास 50 माइनस 30, ये हमारे पास 20 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बताएं। तो ऑब्जेक्ट डेंसिटी का फार्मूला आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है बेसिकली। तो वो होता है वेट इन एयर मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई अप थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का मतलब W1 माइनस W2, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, वेट डिफरेंस जो होता है वो अप थ्रस्ट के इक्वल होता है। तो W1 की वैल्यू पुट की 50, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होनी चाहिए 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, और अप थ्रस्ट कितनी आई है जो आपने कैलकुलेट की 20 न्यूटन। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह ये हमने 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के जो PBA पेपर है वो हमने मुकम्मल कर लिया है।